हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल SLC पाठशाला में। तो जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि हम लोग ऑलरेडी कमेंस कर चुके हैं क्लासेस को, ठीक है। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की फैकल्टीज़ भी आप लोग इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि क्लास 10th और 12th बोर्ड क्लासेस में आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी हैं, ठीक है। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 पॉलिटिकल साइंस का पावर शेयरिंग, ठीक है। बहुत ही सिंपल चैप्टर है, बहुत ही छोटा चैप्टर है, लेकिन जितना छोटा चैप्टर है मैं आपको बता दूं सीबीएसई में जितनी चीजें इजी होती हैं उनको सीबीएसई उतना ही डिफिकल्ट लेवल पर लेके जाके क्वेश्चनिंग करता है। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग का सबसे पहला चैप्टर जिसका नाम है पावर शेयरिंग, ठीक है। चैप्टर को शुरू करने से पहले हम लोग यही समझते हैं कि पावर शेयरिंग होती है ना। देखो, आप लोग हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा कि आप लोग कोई भी चैप्टर पढ़ें, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो ये एसएसटी क्यों ना हो, इंग्लिश हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी, आप लोगों को चैप्टर डिकोड करना आना चाहिए, है ना। चैप्टर का जो टाइटल है आप उसको डिकोड करें हमेशा। अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं चैप्टर को डिकोड कर रहा हूँ। देखिएगा, पावर शेयरिंग का मतलब क्या है। Power sharing means distribution of power among different organs, levels and groups in a society. यानी कि पावर को शेयर करना among different organs, ठीक है, different levels and groups in a society. Organs में डिवाइड होना चाहिए। अब यहां पर कहेंगे सर ऑर्गन्स क्या होते हैं। भाई ऑर्गन्स को मैं यहां पर कहूंगा लेजिस्लेचर, ठीक है, एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी, ठीक है। ये क्या है, ये होते हैं ऑर्गन्स ऑफ अ गवर्नमेंट। लेवल्स की अगर हम लोग बात करें तो लेवल्स में आती है हमारे पास सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल, ठीक है। फिर उसके बाद सोसाइटी के डिफरेंट ग्रुप्स को भी पावर हमें डिवाइड करना चाहिए। तो पावर शेयरिंग का मतलब है कि जो सोसाइटी के डिफरेंट ग्रुप्स हैं, गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, गवर्नमेंट के डिफरेंट लेवल्स हैं, उनको पावर डिवाइड करना। इट इंश्योर्स दैट, इससे क्या इंश्योर किया जाता है, दैट नो सिंगल पर्सन और ग्रुप हैज एब्सोल्यूट पावर। किसी एक सिंगल ग्रुप पर या किसी एक सिंगल पर्सन पर एब्सोल्यूट पावर ना हो। अगर एक व्यक्ति के पास पावर रहेगी तो चांसेस है मिसयूज हो, डेवलपमेंट का कोई स्कोप ना हो। ऐसा भी हो सकता है कि भाई वो अपनी पावर्स को अपने बेनिफिट के लिए यूज करे और सोसाइटी एज अ होल का कोई वेलफेयर ही ना हो। तो पावर शेयरिंग से ये इंश्योर किया जाता है कि किसी एक ग्रुप या किसी एक पर्सन के पास पावर कॉन्सेंट्रेटेड ना हो। इट इज द एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड, एसेंस का मतलब है मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी कि एक डेमोक्रेसी का सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट पावर शेयरिंग है। पावर शेयर करना एक डेमोक्रेसी में मैंडेटरी होता है, बिकॉज डेमोक्रेसी एक इस तरह की गवर्नमेंट है विच इज फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड टू द पीपल, ठीक है। आई होप आप लोगों को चैप्टर का थोड़ा सा ओवरव्यू जो है वो मिल गया है, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग एक अगले कॉन्सेप्ट के ऊपर, जहां पर आप लोग ना इस चैप्टर में दो स्टोरीज के बारे में पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे आप लोग बेल्जियम के बारे में और एक पढ़ेंगे आप श्रीलंका के बारे में, ठीक है। एक एक करके जरा डिकोड करते हैं पूरे चैप्टर को। जी हाँ, सबसे पहले आप लोग क्या देख पा रहे हैं, बेल्जियम। मैंने बेल्जियम का एक वर्ल्ड मैप पर कोशिश करी है कि मैं इसको यहाँ पर लेके आ पाऊँ। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि बेल्जियम ना बेसिकली किस कॉन्टिनेंट का पार्ट है, इट इज अ पार्ट ऑफ यूरोप, ठीक है। यूरोपियन कॉन्टिनेंट की एक छोटी सी कंट्री है बेल्जियम, जिसकी पॉपुलेशन एनसीईआरटी बताता है कि दैट इज हाफ ऑफ हरियाणा, ठीक है। क्या बताया गया कि इसकी जो पॉपुलेशन है दैट इज हाफ ऑफ हरियाणा। अच्छा, उसके साथ अगर मैं बात करूं, जब भी हम लोग एक कंट्री के बारे में समझते हैं तो उसके नेबर्स हमें पता होने जरूरी है। नेबर्स की अगर हम लोग बात करें तो नेबर्स में हमें यहाँ पर कौन कौन नजर आ रहा है, देखें। हमें नजर आता है यहाँ पर नीदरलैंड्स, ठीक है। नेबर में सबसे पहला नेबर कौन है, नीदरलैंड्स। उसके बाद कौन है, जर्मनी। उसके बाद आता है अपने पास लग्जमबर्ग एंड देन कम्स फ्रांस। तो यहाँ पर इसके कितने 4 नेबर्स हैं जिसके साथ ही अपनी बॉर्डर्स जो है वो शेयर करता है, ठीक है। जिसमें सबसे पहला आता है अपने पास नीदरलैंड, सेकंड वन इज जर्मनी, थर्ड वन इज लग्जमबर्ग एंड फोर्थ वन इज फ्रांस। याद रखिएगा, सीबीएसई जो है वो रिपीटेडली कई सारे क्वेश्चंस जो है वो इस चीज की पूछती है कि भाई बेल्जियम अपने बॉर्डर्स किसके साथ शेयर करता है और किसके साथ शेयर नहीं करता। तो इन शॉर्ट नीदरलैंड्स, जर्मनी, लग्जमबर्ग और फ्रांस। क्लियर। अच्छा, पॉपुलेशन के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया कि पॉपुलेशन लगभग हाफ ऑफ हरियाणा है। अगर मैं मान लेता हूँ एनसीईआरटी बताता है कि लगभग हरियाणा की पॉपुलेशन जो है वो 2 CR है, तो ऑटोमेटिकली बेल्जियम की पॉपुलेशन जो है वो कितनी हो जाती है, दैट इज इक्वल टू 1 CR,
क्लियर। यूरोपियन कॉन्टिनेंट की एक छोटी सी कंट्री बेल्जियम, ठीक है, जो अपने बॉर्डर्स जो है वो शेयर करती है नीदरलैंड्स, जर्मनी, लग्जमबर्ग और फ्रांस के साथ, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मैं दोबारा रिपीट कर दूं, आप लोग एक नोटबुक के साथ जरूर बैठें, एक पेन के साथ जरूर बैठें। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, क्लास 10th और 12th में नोट्स मेकिंग, आंसर राइटिंग बहुत जरूरी है। जब तक आप लोग खुद लिखेंगे नहीं, कुछ नहीं मेमोराइज होने वाला। सिर्फ सुनने के लिए ही इस वीडियो को ना देखें, उसको अपने आंसर राइटिंग में, नोट मेकिंग में कन्वर्ट करें, ठीक है। चलिए, बेल्जियम के बारे में और क्या हम लोग को सीखना है वो देखें। अच्छा, बेल्जियम का एथनिक कॉम्पोजिशन क्या कहता है कि बेल्जियम में क्या कॉम्पोजिशन है, पॉपुलेशन, कौन सी लैंग्वेज, कहां कहां पर रहते हैं, ठीक है। देखें जरा, तो बेल्जियम का जो एथनिक कॉम्पोजिशन है वो क्या समझाता है अपने को कि भाई बेल्जियम में मेजर जो लैंग्वेज ग्रुप्स हैं, है ना, मैं बेल्जियम की जो पूरी पॉपुलेशन है उसको ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज को जब मैंने डिवाइड किया तो मुझे ये एहसास हुआ, ये पता चला कि डच बेसिकली जो लैंग्वेज है उसको बोलने वाले पॉपुलेशन के कितने परसेंट लोग हैं, 59%। कितने? 59% लोग हैं जो कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, जो डच लैंग्वेज बोलते हैं। और ये लोग कहां पर रहते हैं, ये रहते हैं फ्लेमिश रीजन में। बेल्जियम का फ्लेमिश रीजन इज अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द डच पीपल हु आर अप्रोक्सीमेटली 59% ऑफ द पॉपुलेशन। वहीं अगर मैं फ्रेंच की बात करूं तो फ्रेंच की पॉपुलेशन इज 40% ऑफ द पॉपुलेशन एंड रिसाइड्स इन द वलोनिया रीजन, ठीक है। जो बेल्जियम का वलोनिया रीजन है वहां पर फ्रांस या फ्रेंच बोलने वाले जो लोग हैं वो कॉन्सेंट्रेटेड है। अब देखिए, मैं आपको एक और चीज बता दूं, ये आपको मैंने अभी जो इससे पहले वाला जो स्लाइड बताया था कि भाई जो बेल्जियम के क्या कहते हैं नेबर्स हैं, डच लैंग्वेज आती है नीदरलैंड से, फ्रेंच लैंग्वेज आती है फ्रांस से और जर्मन लैंग्वेज आती है जर्मनी से। तो हमारे नेबर्स का हमारे ऊपर एक बहुत इंपैक्ट होता है, कल्चरल इंपैक्ट होता है, लैंग्वेज के मतलब लैंग्वेज क्रॉस बॉर्डर्स जो है एक्सचेंज होती हैं। इसी तरीके से आप देखिए यहाँ पर ज़्यादातर लैंग्वेज जो है वो नेबर्स की हैं। डच नीदरलैंड से आया, फ्रेंच फ्रांस से आया और 1% ऑफ द जर्मन 1% ऑफ द पीपल स्पीक जर्मन, जो कि जर्मनी से आते हैं, ठीक है। मेजॉरिटी की अगर हम लोग बात करें तो मेजॉरिटी लैंग्वेज कौन से लोगों की है, दैट इज ऑफ डच। माइनॉरिटी की बात करें तो फ्रेंच और 1% को हम लोग जर्मन्स को काउंट ही नहीं करें, लेकिन फिर भी अप्रोक्सीमेट डेटा है तो इसको हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। ये क्या है, हमारा एथनिक कॉम्पोजिशन है। आप लोग हमेशा याद रखें कि आपके पास अगर क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा गया कि व्हाट इज द एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ बेल्जियम, तो आपको ऐसे ही एक फ्लो चार्ट यूज करेंगे आप लोग, ठीक है। और फ्लो चार्ट के साथ साथ इसको लैंग्वेज की फॉर्म में भी आप लोग यूज करेंगे, ये बिल्कुल ना भूलें। फ्लो चार्ट इज नॉट द ओनली आंसर, फ्लो चार्ट इकलौता आंसर नहीं होता, इस फ्लो चार्ट को आपको एलैबोरेट करना होता है, आपको समझाना होता है। बढ़े आगे, चलिए। उसके साथ साथ बेल्जियम की कैपिटल है ब्रुसेल्स, ठीक है। बेल्जियम कंट्री, उसकी कैपिटल है ब्रुसेल्स, ठीक है। अब ब्रुसेल्स का एथनिक कॉम्पोजिशन हम लोग समझते हैं, बेल्जियम का एथनिक कॉम्पोजिशन या ब्रुसेल्स का, सॉरी, ठीक है। एथनिक कॉम्पोजिशन को डिवाइड कर दिया गया है 20 एंड 80%, जहां पर 20% डच स्पीकर्स एंड 80% फ्रेंच स्पीकर्स। बिल्कुल उल्टा। कैसे? जो लोग या जो लैंग्वेज पूरी कंट्री में मेजॉरिटी में, वहीं कैपिटल में वो माइनॉरिटी में। ये आपने कितनी पूरी कंट्री में कितनी पढ़ी थी, इसको कितना आप लोगों ने देखा था, 59%। और वहीं फ्रेंच बोलने वाले पूरी कंट्री में कितने थे, 40%। तो याद रखिएगा, इस 59% के 20% ऑफ द डच पीपल कहां रहते हैं, वो ब्रुसेल्स में रहते हैं, ठीक है। और वहीं 40% के 80% जो फ्रेंच स्पीकर्स हैं वो कहां रिसाइड करते हैं, वो ब्रुसेल्स में। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। थोड़ा कंफ्यूजिंग है लेकिन इजी। 59% पूरी कंट्री में डच स्पीकर्स, उसके 20% कहां पर रहते हैं, सिर्फ और सिर्फ ब्रुसेल्स, ठीक है। वहीं फ्रेंच स्पीकर्स पूरी कंट्री में कितने, 40%, और इस 40 के 80% जो है वो कहां पर रिसाइड करते हैं, यहां पर ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स इज द कैपिटल ऑफ बेल्जियम, बेल्जियम की कैपिटल है ब्रुसेल्स, ठीक है। आगे बढ़े। अब इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, बेल्जियम और मतलब डच और फ्रेंच को, उनके रिलेशंस को यहां पर समझते हैं हम लोग। क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या आ रही है, इन दोनों के बीच में हमेशा टेंशन्स का एक सिचुएशन जो है वो बना रहता है। टेंशन का मतलब है दोनों कम्युनिटीज जो है वो एक दूसरे की राइवलरीज है, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस रखती हैं, और वो ऐसा क्यों है वो समझते हैं ज़रा। द फ्रेंच स्पीकिंग माइनॉरिटी इन बेल्जियम वॉज इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग एंड इन्फ्लुएंशियल। बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए जैसे कि मैंने अपने इंपॉर्टेंट फ्रेजेस को यहाँ पर बोल्ड कर रखा है, आप भी अपने इंपॉर्टेंट फ्रेजेस को अंडरलाइन करेंगे, क्लियर। तो दो फ्रेंच स्पीकिंग माइनॉरिटी थी वो इकोनॉमिकली स्ट्रांग और इन्फ्लुएंशियल। इस बात पे गौर करिएगा
एक ऐसी कम्युनिटी जो पूरी कंट्री में तो माइनॉरिटी में है लेकिन इकोनॉमिकली स्ट्रांग है, पावरफुल है और इन्फ्लुएंशियल है। इन्फ्लुएंशियल इन द सेंस कि भाई उन फ्रेंच स्पीकर्स जो हैं वो उनकी कही गई बातें सोसाइटी में इजीली फॉलो करी जाती हैं। इन्फ्लुएंशियल है, लोग उन आसानी से उनकी बातों से कन्विंस हो जाते हैं। ये चीज कहीं ना कहीं डच स्पीकर्स को खटकने लगी। द डच स्पीकिंग मेजॉरिटी फेल्ट नेग्लेक्टेड, ये डच स्पीकर्स अपने आप को नेग्लेक्टेड महसूस करने लगे एज दे बेनिफिटेड फ्रॉम डेवलपमेंट एंड एजुकेशन मॉडल। हालांकि ये सारी चीजें ऐसा नहीं है कि डच स्पीकर्स को नहीं मिली, ये सारी चीजें उनको लेट ली। ये जो प्रोसेस ऑफ डिवीजन था ये उनके लिए थोड़ा सा लेट था, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं ये टेंशंस का एक बहुत बड़ा रीजन बना। दिस इनइक्वालिटी क्रिएटेड रिसेंटमेंट अमंग द डच स्पीकिंग कम्युनिटी। इस टेंशन के माहौल से, इस इनइक्वालिटी से कि भाई फ्रेंच स्पीकर ज्यादा पावरफुल है इकोनॉमिकली एंड सोशली, ये कहीं ना कहीं डच स्पीकर्स के लिए थोड़ा सा रिसेंटमेंट का एक मुद्दा जो है वो बन गया कि भाई ऐसा क्यों। एज अ रिजल्ट टेंशंस ग्रू बिटवीन द टू कम्युनिटी, धीरे धीरे टेंशन जो है वो उन दोनों के बीच में बढ़ने लगी, लड़ाई का माहौल, वायलेंस के माहौल जो है वो बनने लगे। द कॉन्फ्लिक्ट वॉज मोर इंटेंस इन ब्रुसेल्स द कैपिटल सिटी, यानी कि ये वाली जो लड़ाई थी ये ब्रुसेल्स में बहुत ज्यादा मतलब एक तरीके से कॉन्सेंट्रेटेड थी, वहां पर बहुत ज्यादा था ये वाला हिसाब। इन ब्रुसेल्स द डच स्पीकिंग कम्युनिटी वर अ माइनॉरिटी इवन दो दे वर द मेजॉरिटी इन दी होल कंट्री। और हम लोग ऑलरेडी जानते ही हैं कि ब्रुसेल्स में डच माइनॉरिटी में थे जबकि वो ओवरऑल कंट्री में मेजॉरिटी में थे। तो अपने को इस पूरी स्लाइड से एक चीज अपने को समझनी है कि टेंशंस क्यों क्रिएट हुई। पहली लाइन में टेंशन का एक रीजन मैंने दे दिया कि भाई जो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी थी वो माइनॉरिटी में होने के बावजूद इकोनॉमिकली स्ट्रांग एंड इन्फ्लुएंशियल थी। ये डच स्पीकर्स के लिए एक मतलब आप ये मानिए कि एक इंसल्ट थी कि भाई एक अनइक्वल पावर डिस्ट्रीब्यूशन रहा, ये सारी चीजें उनको भी दी गई लेकिन दैट वाज वेरी लेट। कहीं ना कहीं ये दोनों कम्युनिटीज के लिए एक प्रॉब्लम, एक कॉन्फ्लिक्ट का मुद्दा जो है वो बना। अच्छा, तो कुल मिला के यहाँ पर जो कंक्लूजन निकल के आया वो ये है कि यहाँ पर क्या रहा, अनइक्वल पावर शेयर। पावर तो शेयर हुई लेकिन अनइक्वल, जो कि कॉन्फ्लिक्ट्स का रीजन बना। ठीक है, आगे बेल्जियम अकोमोडेशन। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया गया? इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो तरीका है वो बहुत ही सॉलिड है। कैसे? देखें, इक्वल नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच मिनिस्टर्स इन सेंट्रल गवर्नमेंट। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करा गया? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स करे गए। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में ही बदलाव कर दिया। देखिए, असल में किसी भी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही सुपीरियर, बहुत ही सुप्रीम होता है। जितने भी लॉज, जितने भी लीगल मतलब जितनी भी लीगल प्रोसीडिंग्स होती हैं वो सब कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग होती हैं। और बेल्जियम के लोगों ने, बेल्जियम के लीडर्स ने एक बहुत ही सॉलिड तरीका अपनाया, एंड दैट टू वेरी परमानेंट मेथड। उन्होंने क्या करा? कॉन्स्टिट्यूशन में ही अमेंडमेंट कर दिया। और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 से 4 बार अमेंडमेंट किया गया। और वो सिर्फ इसलिए किया गया जिससे कि हम एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बना सकें जो इक्वल पावर शेयरिंग प्रमोट करे, जिसमें लड़ाइयां या झगड़े जो है वो ना। क्या करा गया? सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि कंट्री की जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी वहां पर नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच मिनिस्टर्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। यानी कि 50% मिनिस्टर्स डच के और 50% मिनिस्टर्स फ्रेंच के अकोमोडेट किए जाएंगे। सेकेंड, स्टेट गवर्नमेंट्स आर नॉट सबऑर्डिनेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट इंडिपेंडेंट अलग, स्टेट गवर्नमेंट इंडिपेंडेंट और अलग। स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है, समझिएगा जरा। कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि भाई कंट्री में 3 लेवल की गवर्नमेंट्स होनी चाहिए या फिर हैं। फर्स्ट वन इज द सेंट्रल, सेकेंड वन द स्टेट एंड थर्ड वन द लोकल। ठीक है, तीनों की पावर्स बिल्कुल अलग, तीनों की पावर्स हर तरीके से अलग। ठीक है, अच्छा, ये तीनों की पावर्स, इनका सोर्स क्या है? वो कॉन्स्टिट्यूशन है। सेंट्रल की पावर्स अलग होंगी, स्टेट की पावर्स अलग होंगी, लोकल की पावर्स अलग होंगी। और इन सबको इनकी पावर्स कहां से मिलती हैं? फ्रॉम दी कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसा नहीं है ये सेंटर अपनी पावर स्टेट को दे रहा है, स्टेट अपनी पावर लोकल को दे। दिस इज नॉट करेक्ट। और यही कहां पर? बेल्जियम में कर दिया गया। बेल्जियम में बहुत सिंपल सा एक मेथड अपना लिया गया कि स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है, दोनों ही अलग अलग हैं। थर्ड, सेपरेट गवर्नमेंट इन ब्रुसेल्स विद इक्वल रिप्रेजेंटेशन। जैसा सेंट्रल गवर्नमेंट में हुआ वैसे ही स्टेट गवर्नमेंट में द कैपिटल सिटी में भी किया गया। ठीक है, ब्रुसेल्स में भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन जो है वो लाया गया। ठीक है, सेपरेट गवर्नमेंट जो है वो ब्रुसेल्स की करी गई। कम्युनिटी गवर्नमेंट बेस्ड ऑन लैंग्वेज। अब देखिएगा, एक बहुत ही सॉलिड कॉन्सेप्ट मैं आपको यहां पर बताने जा रहा हूं। हुआ ये कि सेंट्रल गवर्नमेंट एट द सेंटर, स्टेट गवर्नमेंट
एट द कैपिटल। और लैंग्वेज के बेसिस पर, क्या लैंग्वेज के बेसिस पे कम्युनिटी गवर्नमेंट की स्थापना करी गई, जिसका काम कल्चर को प्रमोट करना, कल्चरल एजुकेशन को प्रमोट करना होगा। जो जिस लैंग्वेज से बिलोंग करता है वो इस कम्युनिटी को, इस तरह की गवर्नमेंट को फॉलो कर सकता है। हर मेंबर जो एलिजिबल है वो वोट करने के लिए, मतलब हर मेंबर जो एलिजिबल है वोट करने के लिए, वो इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के लिए वोट करेगा। इन शॉर्ट, बेल्जियम का जो अकोमोडेशन मेथड है दैट इज वेरी सॉलिड। सबसे बेस्ट तरीका यही है, एक पीसफुल तरीका, कोई खून खराबा नहीं, कोई वायलेंस नहीं, कोई दंगे फसाद नहीं, सबसे बेस्ट मेथड। तो हम लोगों ने अभी तक बेल्जियम की स्टोरी में क्या क्या चीजें पढ़ ली, एक बार दोबारा से हम जरा उसको देख लेते हैं। बेल्जियम के 4 नेबर्स, सबसे पहला कौन कौन सा है, अपना माइंड में मेमोराइज करते हुए चलेंगे आप लोग। सबसे पहला कौन सा, नीदरलैंड्स। दूसरा कौन सा, जर्मनी। तीसरा कौन सा, लग्जमबर्ग। फोर्थ, फ्रांस। ठीक है, अच्छा इसका अगर मैं एथनिक कॉम्पोजिशन देखूं तो 59, 40 एंड 1%। 59% आर डच स्पीकर्स, 40% आर फ्रेंच स्पीकर्स एंड 1% आर जर्मन्स। वेरी गुड। थर्ड, ब्रुसेल्स क्या है, ब्रुसेल्स बेल्जियम की कैपिटल सिटी है। ठीक है, वहां पर एथनिक कॉम्पोजिशन बिल्कुल ही ऑपोजिट है, जो मेजॉरिटी में पूरी कंट्री में वो यहां पर माइनॉरिटी में है, और फ्रेंच 80%। ठीक है, टेंशंस क्यों रही, क्योंकि यहां पर फ्रेंच माइनॉरिटी में होने के बावजूद इकोनॉमिकली और सोशली इन्फ्लुएंशियल थी, पावरफुल थे। ये डच लोग इसको कहीं ना कहीं डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे थे, और कहीं ना कहीं उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो करना शुरू कर दिया। ठीक है, जब ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू ही हो रहे थे तो बेल्जियम के लीडर्स ने एक बड़ा ही पीसफुल तरीका अपनाया, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ही कर दिया, बहुत ही सॉलिड तरीका उन्होंने अपनाया, एंड ये सारे चेंजेस जो है वो लाए गए। चले बढ़ते हैं नेक्स्ट, आते हैं श्रीलंका की स्टोरी पर। श्रीलंका एज ऑब्वियस आता है एशियन कॉन्टिनेंट में, और एशिया की मैं आपको बताऊं द सदर्न मोस्ट कंट्री है, एक आइलैंड नेशन है। ठीक है, इंडिया के साथ मतलब इंडिया की एक नेबरिंग कंट्री है ना। तो उस तरीके से जो एथनिक कॉम्पोजिशन है, उस हिसाब से एथनिक कॉम्पोजिशन की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर भी कुछ लैंग्वेज का ही बैरियर्स रहे हैं। ठीक है, चलिए समझते हैं आप। यहाँ पर हम लोग, यहाँ पर आपको जो 2 मेजर लैंग्वेज ग्रुप्स मिलेंगे वो कौन कौन से हैं देखते हैं। सबसे पहला ग्रुप जो आपको मिल रहा है दैट इज सिन्हाला। सिन्हाला एक लैंग्वेज है। सेकंड ग्रुप जो आपको नजर आएगा दैट इज तमिल, वो तमिल है। ठीक है, मेजर ग्रुप्स जो हैं वो 2 ही हैं, सिन्हाला एंड द तमिल्स। परसेंटेज की अगर हम लोग बात करें 74% सिन्हाला स्पीकर्स एंड 18% तमिल स्पीकर्स। उसको भी हम लोगों ने 2 कैटेगरी में बांट दिया। ठीक है, उसको भी हम लोगों ने 2 कैटेगरी में बांट दिया। उसको मैं समझाता हूं कैसे, देखिएगा। अभी मैंने आपको क्या बताया, सिन्हाला के कितने स्पीकर्स थे, 74%। तमिल के कितने स्पीकर्स थे, तमिल के स्पीकर्स थे 18%, और उसको हम लोगों ने 2 हिस्सों में बाइफरकेट कर दिया, 13 एंड 5%। ऐसा क्यों किया गया वो भी समझ लेते हैं जरा। उसको करने का एक रीजन क्या है, समझें। ठीक है, चलिए, तो ये 13% लोग कौन है असल में, दीज आर श्रीलंकन तमिल्स। ये श्रीलंकन तमिल्स हैं, यानी कि द नेटिव रेसिडेंट्स ऑफ श्रीलंका, जो श्रीलंका में ही रहते हैं, श्रीलंका में ही पैदा हुए और वहीं पर ही अपना इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है वो कर रहे हैं। ये 5% कौन है, ये 5% है इंडियन तमिल्स। इंडियन तमिल बेसिकली ये इंडिया, ठीक है, ये श्रीलंका। ये इंडियन तमिल्स वो हैं जो इंडिया से श्रीलंका जाया करते थे काम करने के लिए, बेसिकली फॉर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, अपना एक तरीके से सर्वाइवल, रोजगार करने के, और वहीं सेटल हुए। तो श्रीलंका में जो मेजॉरिटी है वो श्रीलंकन तमिल्स की है, और 5% आर इंडियन तमिल्स। ठीक है, चलिए आते हैं अपने कॉन्सेप्ट पर जरा यहाँ पर। जी हाँ, तो हम लोग यहाँ पर क्या देख पाएंगे अब कि भाई सिन्हाला 74 मेजॉरिटी, इस चीज को ध्यान रखेंगे, मेजॉरिटी। तमिल्स 18%, वेरी गुड। सर ये तीसरा वाला क्या है, ये आप इस पे क्यों नहीं जा रहे हैं? असल में ये 7 to 8% आर क्रिश्चियंस। बेसिकली क्रिश्चियन कोई लैंग्वेज नहीं है, दिस इज अ रिलीजन। अच्छा, रिलीजन की अगर हम लोग बात कर ही रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, सिन्हाला जो है वो सिन्हाला स्पीकर्स आर मेजॉरिटिकली बुद्धिस्ट। ये बुद्धिज्म रिलीजन को फॉलो करते हैं। तमिल्स की अगर मैं बात करूं तो दीज आर मुस्लिम्स एंड हिंदूज बोथ। ठीक है, हिंदूज एंड मुस्लिम्स बोथ। और अगर मैं बात करूं यहाँ क्रिश्चियंस की, तो क्रिश्चियंस का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। ये लोग हैं इस तरीके से कि जहां पर, क्योंकि उस कंट्री में थोड़ा सा भी आप लोग पढ़ेंगे कि बहुत प्रॉब्लम्स हैं, क्रिश्चियन दोनों ही लैंग्वेज को बोल सकते हैं, जहां उन्हें फेवरेबल लगता है वो लैंग्वेज जो है वो बोल देते थे। ठीक, अब जरा हम लोग सिन्हाला के बारे में कुछ समझते हैं। सिन्हाला जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड है कहां पर, सेंट्रल रीजन में।
श्रीलंका का जो सेंट्रल रीजन था, देखिए मैं आपको दिखा भी देता हूं, ये लीजिए, ये जो है वो पूरा, ये वाला जो रीजन आप लोग देख पा रहे हैं, ये पूरी तरीके से ये येलोइश रीजन जो है वो पूरा सिन्हालीज का है, ठीक है, वेरी गुड। उसके बाद अगर और देखें तो तमिल्स जो है वो बेसिकली कहां पर है, ये नॉर्थ ईस्ट में, ठीक, सेंट्रल रीजन में थे। रिलीजन क्या था इन लोगों का, बुद्धिज्म। पॉपुलेशन में कैसे थे, मेजॉरिटी में थे। इलेक्शंस जीत गए। श्रीलंका को मैं आपको बता दूं इंडिपेंडेंट हुआ कौन से ईयर में, 1948, द नेक्स्ट ईयर व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंट, द सेम नेक्स्ट ईयर इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ 1947 में, श्रीलंका गॉट इंडिपेंडेंट इन 1948। और उसके बाद वहां के लीडर्स ने एक डेमोक्रेटिक सेटअप अपनाते हुए उन्होंने गवर्नमेंट जो है वो बना ली, और डेमोक्रेटिक तरीके से। लेकिन प्रॉब्लम तो ये है ना कि मेजॉरिटी स्पीकर्स तो सिन्हाला है, तो गवर्नमेंट भी किसकी बनेगी, सिन्हालीज की, ठीक है, गवर्नमेंट बना ली। और कुछ फेवरेबल पॉलिसीज अपनी बनाना इन्होंने शुरू कर दिया, समझते हैं, ठीक है। सिन्हालाज ने इलेक्शंस को जीतने के बाद क्या क्या चीजें करी पहले वो समझते हैं, ठीक है। पहला, 1956 में सिन्हाला को क्या डिक्लेयर कर दिया, ऑफिशियल लैंग्वेज। क्या, सिन्हाला को 1956 में, ईयर याद रखिएगा, ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या डिक्लेयर कर दिया, ऑफिशियल लैंग्वेज। उसके बाद हर तरीके की गवर्नमेंट पॉलिसीज फेवरेबल थी किसके लिए, ओनली एंड ओनली सिन्हालाज, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब्स की प्रेफरेंस किसको मिलेगी, सिन्हालीज। एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज किसको मिलेंगी, सिन्हालीज। हर तरीके से अपॉर्चुनिटी सिर्फ और सिर्फ किसके लिए थी, ओनली एंड ओनली सिन्हालीज। कहीं ना कहीं ये तमिल्स के लिए एक तरीके से थोड़ा सा नेग्लेक्टिंग था। और तो और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग यहां पर मिस कर रहे हैं, इन लोगों ने, सिन्हालीज ने यह तक कहा कि अब श्रीलंका में बुद्धिज्म रिलीजन को ही फोस्टर किया जाएगा, है ना, सिर्फ और सिर्फ उसको ही फोस्टर किया जाएगा। वो एक बहुत प्रॉब्लम जो है वो बनी। अच्छा, तमिल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तमिल्स जो है वो नॉर्थ ईस्ट रीजन में कॉन्सेंट्रेटेड है। मैं आप लोगों को जरा यहाँ पर फिर से दिखा देता हूँ। तमिल जो है वो ज़्यादातर ये नॉर्थ ईस्ट रीजन जो है वो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड है, ठीक है। उसके बाद माइनॉरिटी इन पॉपुलेशन है 18%, ठीक है। और जब ये सारी चीज़ें हो रही थी तो तमिल्स को डू नथिंग, तमिल्स कुछ नहीं कर पाए। क्यों, क्योंकि 18% ऑफ द पॉपुलेशन थे और इसलिए वो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए। आगे देखते हैं अब क्या हुआ। टेंशंस क्रिएट हुई। टेंशंस किस किस के बीच में क्रिएट हुई, सिन्हालाज एंड तमिल्स। क्या, इन 1956, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, 1956 बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है। एन एक्ट वाज पास टू रिकॉग्नाइज सिन्हाला एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज, दस डिसरिगार्डिंग तमिल। सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया, तमिल को डिसरिगार्ड कर दिया, उसको छोड़ो, उसको गोली मारो। सेकंड, द गवर्नमेंट फॉलोड प्रेफरेंशियल पॉलिसी। सरकार ने प्रेफरेंशियल पॉलिसीज अपनाई, ऐसी पॉलिसी जो सिर्फ और सिर्फ किसको बेनिफिट करती हैं, सिन्हालीज को, है ना, ये ध्यान रखिएगा अपने साथ साथ। A new constitution stipulated that the state shall protect and foster Buddhism। और एक नया संविधान में ये भी घोषणा कर दी गई कि बुद्धिज्म रिलीजन को ही प्रोटेक्ट किया जाएगा, उसको ही प्रमोट किया जाएगा। अब कहीं ना कहीं तमिल्स के लिए ये बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग था। अब क्या किया जाए समझते हैं जरा। स्ट्रगल बाय तमिल्स। तमिल्स का स्ट्रगल क्या था वो देखें। सबसे पहला, श्रीलंकन तमिल्स फॉर्म्ड पॉलिटिकल पार्टीज। इन्होंने भाई पॉलिटिकल पार्टीज बनाई। उन्होंने सोचा कि यार पॉलिटिकल पार्टीज बना लो, शायद हम कुछ लोगों को मोबिलाइज कर पाएं, शायद कुछ सपोर्ट गैदर कर पाएं। एंड मूवमेंट्स टू डिमांड देयर राइट्स। उन्होंने कहा कि यार हम कुछ आंदोलन कर लेते हैं, हम अपने अधिकारों के लिए लड़ते हैं, ठीक। दे डिमांडेड रिकॉग्निशन ऑफ तमिल। उन्होंने बोला कि भाई तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर करो। हम तो तभी अपने आप को पावरफुल मानेंगे जब हम एक तरीके से ये समझिए कि तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा मिलेगा। They also asked for regional autonomy in the Tamil majority regions। उन्होंने ये कहा हमें रीजनल ऑटोनॉमी दे दीजिए। रीजनल ऑटोनॉमी का मतलब यहाँ पर ये है कि भाई जिन एरियाज में तमिल्स मेजॉरिटी में, वो हमें ही डिक्लेयर कर दिया जाए, यानी कि आप श्रीलंका को डिवाइड कर दीजिए। श्रीलंका को डिवाइड कर दीजिए दो ग्रुप्स में, मतलब ज्योग्राफिकली दो हिस्सों में बांट दीजिए, एक तरफ तमिल्स और एक तरफ सिन्हालीज। इसको मैं यहां पर जरा क्लियर कर देता हूं। द गवर्नमेंट रिपीटेडली डिनाइड देयर डिमांड्स, यानी कि सरकार ने उनकी डिमांड लगातार मतलब डिनाई करी। और पता है क्यों, उसका रीजन है, मैं आपको बताता हूं। आप खुद सोचिए, कोई भी सरकार या कोई भी कंट्री क्यों चाहेगी कि उसका ज्योग्राफिकल डिवीजन हो? खुद सोचिए आप। ज्योग्राफिकल डिवीजन एक सही तरीका नहीं है। इससे नुकसान क्या है वो समझते हैं। रिसोर्सेस एक तरीके से डिवाइड हो जाते हैं। जो बेनिफिट्स मुझे कंट्री के ओवरऑल ज्योग्राफिकल बाउंड्री से हो सकते हैं वो नहीं मिलेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे इंडिया और पाकिस्तान इंडिपेंडेंट हुए इन द 1947 पीरियड, तो इंडिया का जो रिसोर्सफुल जगह था वो तो चला गया पाकिस्तान, है ना,
ठीक है। बाय 1980 सेवरल ग्रुप्स डिमांडेड सेपरेट स्टेट, उन्होंने बोला कि भाई आप हमें सेपरेट स्टेट दीजिए, और स्टेट का नाम क्या था, तमिल एलम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ड याद रखेंगे, तमिल एलम। इन्होंने बोला कि भाई आप हमें सेपरेट तमिल स्टेट एलम जो है वो डिक्लेयर कर दीजिए, आप हमें सेपरेट स्टेट दे दीजिए। ठीक है भाई, अब क्या हुआ, रिजल्ट क्या था? रिजल्ट था और कुछ नहीं, एक सिविल वॉर। अभी मैं मतलब रादर देन प्रिपेयरिंग अ स्लाइड फॉर दिस, मैं आप लोगों को यहां पर खुद समझाना चाहता हूं कि इन टेंशंस का क्या रिजल्ट्स रहा बिटवीन सिन्हाला एंड तमिल्स। इसका रिजल्ट समझते हैं जरा। रिजल्ट रहा सिविल वॉर। सरकार लगातार तमिल्स की डिमांड्स को डिनाई करती रही, तमिल्स बार बार डिमांड करते रहे। धीरे धीरे कॉन्फ्लिक्ट इस लेवल पर पहुंच गया कि अब और कुछ नहीं तो सिर्फ और सिर्फ वायलेंस ही नजर आया। सिविल वॉर बिटवीन द कम्युनिटीज ऑफ अ कंट्री, कम्युनिटीज ऑफ अ कंट्री, यानी कि एक कंट्री की कम्युनिटीज में ही आपस में अगर लड़ाई हो जाए या खून खराबा हो जाए तो दैट इज नोन एज सिविल वॉर, देन दैट टू है वेरी बिग स्केल। तो कम्युनिटीज यहां पर कौन कौन सी है, मैं बात करूंगा सिन्हाला वर्सेस तमिल, लड़ाई इनके बीच में हुई। ठीक है, अब क्या रिस्पॉन्स रहा, क्या रिजल्ट रहा? आप ये मानिए कि सिन्हाला के इतने सारे लोग मारे गए, तमिल्स के भी कई सारे लोग मारे गए। सिन्हालाज इन दी एंड फिर भी मेजोरिटी में रहे, और इन दी एंड हार जो है वो किसको माननी पड़ी, तमिल्स को माननी पड़ी। इन दी एंड ये रहा कि तमिल्स कुछ मर गए, कुछ कंट्री छोड़कर चले गए, और कुछ ने अपनी पोजीशन को एक्सेप्ट कर लिया कि भाई ठीक है जैसा चल रहा है वैसे ही चलने देते हैं। सिन्हालीज की अपनी मेजोरिटी बनी रही, तमिल्स कहीं ना कहीं नुकसान में रहे। लेकिन आप देखते हैं कि दोनों स्टोरीज क्या हैं, आपस में बहुत ज्यादा कॉन्ट्रास्टिंग है। एक तरफ बेल्जियम जिसने एक पीसफुल तरीका अपनाया, और वहीं एक तरफ श्रीलंका जहां पर वायलेंस, जहां पर सिर्फ खून खराबा हुआ और कुछ नहीं। चलिए, तो यहां तक आज आपको मैं मतलब पार्ट 1 ऑफ द वीडियो आज यहीं पर ही है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं जैसे कि मैंने अपनी उस 10th और 12th की बोर्ड क्लासेस में आप लोगों को समझाने की कोशिश करी थी कि भाई आप लोग रोज पढ़िए, थोड़ा थोड़ा पढ़िए, धीरे धीरे उस टेंडेंसी को अपनी बढ़ाइए। चलिए, तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो हम लोग देखते हैं। कोशिश करिए कि मैंने क्वेश्चंस को डिवाइड कर दिया 3 कैटेगरीज में, ठीक है, इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट में। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग इजी लेवल का क्वेश्चन देखते हैं कि ये क्या है। मैं चाहूंगा कि आप लोग सॉल्व करें। देखो, इन क्वेश्चन से आप लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, ठीक है, आपको समझ में आएगा कि हाँ मुझे ये कॉन्सेप्ट जो है वो आ गया। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बहुत सिंपल कह रहा है कि भाई देखें एक बार, विच कम्युनिटी इज द मेजोरिटी इन बेल्जियम। बेल्जियम में कौन सी कम्युनिटी मेजोरिटी में थी? तो इसका आंसर तो बहुत इजी है, डच। कितना परसेंट था वो भाई? ये था 59%। ठीक है, अगर आप लोगों का ये आंसर सही है बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं, अभी और भी क्वेश्चंस हैं, देखते हैं। चलिए, सेकंड, व्हाट परसेंटेज ऑफ पीपल इन बेल्जियम स्पीक डच। डच बोलने वाले कितने? अभी मैंने पीछे वाली जो क्वेश्चन था उसमें ही मैंने आपको बता भी दिया हालांकि, लेकिन देखो समझो क्या है, कितने परसेंट लोग हैं जो बेल्जियम में डच लैंग्वेज बोलते हैं? तो और कुछ नहीं, वो कितने थे? 59%। देखो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, परसेंटेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, थर्ड, विच रीजन ऑफ बेल्जियम हैज अ मेजोरिटी ऑफ फ्रेंच स्पीकिंग पीपल, यानी कि कौन सी रीजन में सबसे ज्यादा फ्रेंच पीपल जो है वो मतलब कॉन्सेंट्रेटेड है, कौन सा एरिया है भाई वो? देखिए, तो वो और कुछ नहीं, तो वो क्या है? ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स में फ्रेंच स्पीकर्स कितने थे बताइए? 80%, है ना। वो फ्लो चार्ट में परसेंटेजेस याद रखिएगा, इजी है, याद हो जाएंगे जब आप उसको 1-2 बार पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, ब्रुसेल्स इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री। ब्रुसेल्स किस कंट्री की कैपिटल है? बहुत सिंपल है, दैट इज ऑफ बेल्जियम। बेल्जियम की कैपिटल है ब्रुसेल्स। ठीक है, फिफ्थ, विच कम्युनिटी इज द मेजोरिटी इन श्रीलंका। श्रीलंका में कौन सी कम्युनिटी मेजोरिटी में? ये आपको आता है, ये इजी है, बताइए फास्टर। इज इट तमिल्स, मुस्लिम्स, सिन्हालीज या क्रिश्चियंस? बताइए कौन सी कम्युनिटी मेजोरिटी में? मेजोरिटी का मतलब है पॉपुलेशन का ज्यादातर हिस्सा कौन है, वो कौन है? इट इज द सिन्हालीज। कितने परसेंट थे? 74%। क्लियर? चलो, यहां तक तो थे हमारे क्या? इजी क्वेश्चंस। आइए कुछ मॉडरेट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। आइए कुछ मॉडरेट क्वेश्चंस देखते हैं हम जरा। चलिए, मॉडरेट क्वेश्चन में सबसे पहला क्या आ रहा है अपने पास? व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ फ्रेंच स्पीकिंग पीपल इन बेल्जियम। परसेंटेजेस है ना, परसेंटेजेस पे दोबारा फोकस करेंगे। तो कितने परसेंट लोग हैं भाई जो फ्रेंच स्पीकर्स हैं, और वो भी कहां पर? बेल्जियम में। तो आंसर तो बहुत कॉमन है, 40%। याद होगा आप लोगों को, 59% कौन थे? डच। ठीक है, और 1% कौन थे? जर्मन। तो बचे हुए कौन होंगे? बचे हुए फ्रेंच है, और फ्रेंच वाले कितने हो गए? दीज आर 40%। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जरा।
ब्रुसेल्स हैज अ मेजॉरिटी ऑफ विच लैंग्वेज स्पीकर्स? ब्रुसेल्स में मेजॉरिटी कौन है? कैपिटल है बेल्जियम की, तो बताओ ब्रुसेल्स में मेजॉरिटी स्पीकर्स कौन है? ब्रुसेल्स में है फ्रेंच, और वहां पर ये लोग कितने हैं? 80%। ठीक है, बिल्डअप हो रहा है कॉन्फिडेंस, ऐसे ही धीरे धीरे बिल्डअप होगा। आप लोग कुछ क्वेश्चंस गलत करेंगे, कुछ क्वेश्चन सही करेंगे, लेकिन ये जरूरी है जैसे कि आप लोगों का ना एक ये कॉन्सेप्ट जो है वो कहीं ना कहीं दिमाग में जो है बैठेगा। चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द तमिल पॉपुलेशन इन श्रीलंका? अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से। ठीक है, कह रहे हैं इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है अबाउट तमिल पॉपुलेशन इन श्रीलंका? देखो हम लोग जब भी एमसीक्यूज करते हैं तो आप लोग हमेशा एक तरीका अपनाया करें जिसको कहते हैं हम लोग एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड का मतलब गलत आंसर्स को पहले बाहर निकाल दो तो सही की प्रोबेबिलिटी अपने आप बढ़ जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन सी स्टेटमेंट्स गलत है। दे फॉर्म दी मेजॉरिटी, स्टेटमेंट गलत है भाई। क्या जो तमिल स्पीकर्स है वो मेजॉरिटी हैं? सॉरी, गलत। दे आर कॉन्सेंट्रेटेड इन दी नॉर्थ ईस्ट, क्या ये नॉर्थ ईस्ट में कॉन्सेंट्रेटेड है? कुछ लोकेशन के बारे में तो हम लोगों ने पढ़ा था कि एक सेंट्रल में है तो एक नॉर्थ ईस्ट में। जी हाँ, तो सेंट्रल में सेंट्रल में सेनाली स्पीकर्स हैं और नॉर्थ ईस्ट में तमिल स्पीकर्स हैं, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए तो दिस वॉज द एंड ऑफ द वीडियो, जहां पर आप लोगों ने कुछ इजी और कुछ मॉडरेट क्वेश्चंस करे। अभी हम लोग जब नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे तो कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस को भी हम लोग करेंगे। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो आज इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करेंगे। पार्ट 1 ऑफ द चैप्टर जो है वो आ चुका है। प्लीज अरे दोबारा कर कर दूं? ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो हम लोगों ने इजी और मॉडरेट क्वेश्चंस जो है वो करें, डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी करेंगे, वो होंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक्स पर। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने उस दोस्त को जो अभी भी सो रहा है। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।